राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश का खास शो 4 का चक्रव्यूह। आज 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, आजम खान से जुड़ी है। 23 महीने बाद रिहा हुए आजम खान एक बार फिर पैन कार्ड मामले में जेल की चौखट पहुंच गए हैं, लेकिन इस बार अकेले नहीं बल्कि अपने बेटे अब्दुल्ला के साथ गए हैं, जिसको लेकर अखिलेश यादव समेत कई नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। बताएंगे आपको क्या किया आजम खान ने और अखिलेश यादव की मुश्किलें कैसे बढ़ गई हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले के बाद से यूपी भी हाई अलर्ट पर है। एक तरफ जहां आतंकी डॉक्टर की गिरफ्तारी हो रही है, विस्फोटक को लेकर छापेमारी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एटीएस टीम को ऐसी इंफॉर्मेशन हाथ लगी है जिसके बाद यूपी की मीट कंपनियां निशाने पर आ गई है। बताएंगे आपको पूरा मामला कि क्यों यूपी में हड़कंप मच गया है। पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर विवादित बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और इसी कड़ी में उन्होंने एक बार फिर धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर ऐसा बयान दिया है कि वही बुरी तरीके से फंस गए हैं। तो क्या बोले स्वामी प्रसाद मौर्य जिनसे उनकी मुश्किलें बढ़ गई है, बताएंगे आपको। सीएम योगी ने गोरखपुर में आयोजित जनसभा में 200 लोगों की समस्या सुनी। साथ ही उन्होंने साफ कहा कि जिन बदमाशों ने गरीब की जमीन को हथियाने की कोशिश की है, उनसे जमीन छीनी जाएगी। और क्या कुछ बोले सीएम योगी, बताएंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। शुरुआत करते हैं 4 के चक्रव्यूह की सबसे बड़ी खबर से, जो आजम खान से जुड़ी है। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने दोहरे पैन कार्ड मामले में दोषी करार देते हुए 7 साल की कड़ी सजा सुना दी है। यह फैसला सोमवार को सुनाया गया, जिसके बाद दोनों को तत्काल हिरासत में ले लिया गया और रामपुर जिला जेल भेज दिया गया। मामला 2019 का है, जब भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने शिकायत दर्ज कराई थी कि अब्दुल्ला के नाम पर 2 पैन कार्ड जारी किए गए थे। एक में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 दर्ज की थी, दूसरी में 30 सितंबर 1990। अभियोजन पक्ष का आरोप था कि यह फर्जीवाड़ा इसलिए किया गया है ताकि अब्दुल्ला 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सवार सीट से उम्मीदवार बन सके, क्योंकि न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना आवश्यक होती है। कोर्ट ने पाया कि आजम खान ने अपने बेटे के साथ मिलकर साजिश रच फर्जी दस्तावेज तैयार करवाए और बैंक रिकॉर्ड में हेरफेर करवाया, जिसके बाद विशेष न्यायाधीश ने आईपीसी की कई धाराओं के तहत सजा सुनाई। साथ ही प्रत्येक पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। इस मामले में विपक्षी नेता राम गोविंद चौरसिया ने टिप्पणी की, कहा कि यह साबित हो गया है कि आजम पर हर मामले में कागजी प्रमाण मौजूद है। वही सपा समर्थक इस शासन की राजनीति साजिश बता रहे हैं और अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया ट्वीट कर कहा कि आजम भाई और अब्दुल्ला निर्दोष है, न्याय की जीत होगी। लेकिन रामपुर में पार्टी की पकड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है। 2017 से अब्दुल्ला की जीत अब सवालों के घेरे में आ गई है और मुस्लिम वोट बैंक में असमंजस पैदा हो सकता है। इस घटना का राजनीतिक प्रभाव व्यापक रूप से फैल रहा है। भाजपा इसे भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी प्रतिबद्धता की जीत के रूप में प्रचारित कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो कहा कि कानून सबके लिए समान है, किसी का भी दुरुपयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी बीच कांग्रेस ने इस सजा को योगी सरकार की दुश्मनी का नतीजा बताते हुए निशाना साधा। पार्टी के प्रवक्ता और नेता सुरेंद्र राजपूत ने कहा कि आजम खान को अब हाईकोर्ट में जाना चाहिए। शासन प्रशासन उन्हें परेशान कर रहा है। वर्तमान सरकार आजम खान से दुश्मनी निकाल रही है, पता नहीं क्यों उन्हें परेशान किया जा रहा है। राजपूत ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि ये राजनीतिक प्रतिशोध है। आजम का मामला अब उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया है, जहां कानूनी लड़ाई के साथ साथ राजनीतिक चालबाजियां भी
तेज हो रही है। साथ ही आजम खान का जेल जाना अखिलेश यादव के लिए मुश्किल खड़ा कर सकता है, इसीलिए सपा को अब अपनी रणनीति पर पूर्ण विचार करना होगा, वरना 2027 में नुकसान हो सकता है। बढ़ते दूसरी खबर की ओर जो दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी है। 10 नवंबर को एक सफेद Hyundai i20 कार में विस्फोट होने से 13 लोगों की मौत हुई और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए। केंद्र सरकार ने इसे आतंकी घटना करार दिया और NIA को जांच सौंप दी, लेकिन इसका सीधा असर यूपी पे पड़ा, जहां ATS ने कश्मीरी मूल की सिक्योरिटी एजेंसियों और मीट कंपनियों के नेटवर्क को निशाना बनाया। फरीदाबाद मॉडल के जरिए जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ, जिसके बाद यूपी की प्रमुख मीट कंपनियां जैसे कि रेबर फूड, रुस्तम फूड और मारिया फ्रोजन जांच के दायरे में आ गई। इन कंपनियों ने कश्मीर के पूंछ और राजौरी क्षेत्रों में सिक्योरिटी एजेंसियां हायर की थी, जिनके पते बरेली, मेरठ, मुंबई, नोएडा, दिल्ली और आगरा में दर्ज थे। ATS को इनपुट मिला कि ये एजेंसियां आतंकी फंडिंग का कवर दे रही है और कुछ कर्मचारियों के पाकिस्तान कनेक्शन भी सामने आए। रिपोर्ट के अनुसार मीट कंपनियां द्वारा देवबंद स्थित एक कट्टरपंथी संस्था को बड़ी धनराशि दिए जाने के भी संकेत मिले हैं। हालांकि इस लेन देन की जरूरत क्या थी ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन एजेंसियां इसको बेहद गंभीर मानकर जांच कर रही है। खाड़ी देशों के साथ कारोबार के लिए मीट कंपनियों ने कश्मीर के रहने वाले कई लोगों को नियुक्त किया था। जांच में सामने आया कि इन अनुवादकों की लोकेशन कई बार पाकिस्तान में पाई गई, जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ा खतरा का संकेत बन गया। रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि देश के संवेदनशील इलाकों के युवाओं का यूपी की मीट कंपनियों में बड़ी संख्या में काम करना, वहां से बड़ी मात्रा में नकदी का कट्टरपंथी संगठनों को भेजा जाना संदेह के दायरे में है। एजेंसियों को शक है कि यह नेटवर्क देश विरोधी गतिविधियों में मदद कर सकता है। फिलहाल यूपी ATS और केंद्रीय खुफिया एजेंसियां इस पूरे मामले की गहन निगरानी कर रही है। अब जांच में मिले तथ्यों के आधार पर आगे बड़ी कार्रवाई करने की संभावना जताई गई है। बढ़ते तीसरी खबर की ओर जो स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़ी है, जो विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। इस बार उन्होंने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर सीधा और तीखा हमला बोला है। बुंदेलखंड में महोबा में अपने संविधान सम्मान जनहित हुंकार यात्रा के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने मन से साफ साफ कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री की ये यात्रा संविधान विरोधी, देशद्रोही और राष्ट्रद्रोही है। हिंदू राष्ट्र की मांग करना देश के साथ गद्दारी है। भाजपा अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसे ढोंगी बाबा को आगे कर रही है। अगर कानून अपना काम करता तो धीरेन्द्र शास्त्री आज जेल की सलाखों के पीछे होते। मौर्य यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि बागेश्वर बाबा की यात्रा का मकसद सिर्फ वोटों का ध्रुवीकरण करना है। ये लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, आरक्षण खत्म करना चाहते हैं, दलित, पिछड़ा, आदिवासी को फिर से गुलाम बनाना चाहते हैं। मौर्य ने यह भी दावा किया कि धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कार के नाम पर जनता को ठग रहे हैं और भाजपा उन्हें खुला संरक्षण दे रही है। मौर्य ने गाजियाबाद के भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर का भी नाम लिया और कहा कि ये भाजपा के गुंडे विधायक है, इनकी भाषा ही दलितों, पिछड़ों को दबाने वाली है। इस बयान के बाद भाजपा ने तुरंत पलटवार किया। प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदू संतों का अपमान कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो रामचरितमानस को जलाने की बात करते हैं। इनकी सोच ही संविधान विरोधी है। वहीं बागेश्वर धाम के समर्थकों में भारी आक्रोश है। सोशल मीडिया पर #अरेस्ट स्वामी प्रसाद मौर्य ट्रेंड करने लगा है। धीरेन्द्र शास्त्री ने अभी तक कोई प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन संभावना है कि जल्द ही जवाब आएगा। अब धीरेन्द्र शास्त्री क्या कुछ पलटवार करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बढ़ते चौथी खबर की ओर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे से जुड़ी है। गोरखनाथ मंदिर परिसर में स्थित महंत दिग्विजय नाथ स्मृति भवन में जनता दरबार लगा। करीब 3 घंटे तक सीएम योगी ने 200 से ज्यादा
200 लोगों की फरियाद भी सुनी। सबसे ज्यादा शिकायतें जमीन पर अवैध कब्जे, सरकारी योजना में भ्रष्टाचार और मेडिकल मदद की थी। एक महिला ने रोते हुए बताया कि दबंगों ने उनकी जमीन हड़प ली है। सीएम योगी ने तुरंत डीएम और एसएसपी को निर्देश दिए, 3 दिन के अंदर जमीन कब्जा मुक्त कराओ, जो पैसा हड़पा है वो भी वसूल करो। गरीब की जमीन पर कब्जा करने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। इस दौरान सीएम योगी ने यह भी कहा कि 2017 से अब तक उत्तर प्रदेश में 68,000 हेक्टेयर से ज्यादा सरकारी और गरीबों की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। इस अभियान को और तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। अब सीएम योगी के बयान के बाद और उनके निर्देश के बाद क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल 4 के चक्रव्यूह में इतना ही। धन्यवाद।